आज़ाद हिंदुस्तान की पहले आम चुनाव की कहानी। देवियों, सज्जनों और आप सभी सहयोगियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज़ाद हिंदुस्तान की पहले आम चुनाव की कहानी। दोस्तों, हम लोगों को 1952 से लेकर अब तक यह जानना रोचक होगा कि पहला आम चुनाव किन स्थितियों में और किस तरह संपन्न हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से आज़ाद हुआ था, तब किसने कल्पना की होगी कि संसदीय लोकतंत्र अपनाकर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया वाला राष्ट्र बन जाएगा। लगभग हर आम चुनाव के समय भारतीय नागरिक सबसे बड़े मतदाता समूह और चुनावी ढांचे वाले देश के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी खामियां निकाली जाए, लेकिन जब अतीत में लौटकर विचार करें तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि कहा जा सकता है। वास्तव में आज़ादी के बाद भारत का पहला आम चुनाव इसी रोमांच के सामूहिक मनोविज्ञान में संपन्न हुआ था। पहले आम चुनाव में लोकसभा की 497 तथा राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 मतदाताओं का पंजीयन हुआ था। इनमें से 10,59,00,000 लोगों ने, जिनमें करीब 85% निरक्षर थे, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करके पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक यानी करीब 4 महीने चली इस चुनाव प्रक्रिया ने भारत को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया। यह अंग्रेजों द्वारा लूटा पीटा और अनपढ़ बनाया गया कंगाल देश जरूर था, लेकिन इसके बावजूद इसने स्वयं को विश्व के घोषित लोकतांत्रिक देशों की कतार में आज खड़ा कर दिया है। तो आइए जानें इस चुनावी इतिहास को क्रमानुसार। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वोट हिमाचल प्रदेश में पड़ा था। 25 अक्टूबर 1951 को जैसे ही पहला वोट हिमाचल प्रदेश की चिन्नी तहसील में पड़ा, नए युग की शुरुआत हो गई। आज़ादी के संघर्ष के कारण देश के आम जनमानस में तो कांग्रेस का नाम बैठा ही था, इसलिए कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12, आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीट, हिंदू महासभा को 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ को 3, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 2 सीटें मिली। उस समय जो वोट का शेयर प्रतिशत था वह इस प्रकार था: कांग्रेस 44.99%, सीपीआई 3.29%, सोशलिस्ट पार्टी 10.59%, किसान मजदूर प्रजा पार्टी 5.79%, हिंद मजदूर सभा 0.59%। वोट शेयर प्रतिशत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके बाद सीपीआई और तीसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी थी। 489 स्थानों के लिए 451 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुए। 53 पार्टियों के करीब 1874 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बहुमत के लिए 245 सीट होना जरूरी था। कांग्रेस ने कुल 4,76,65,951 यानी 44.99% वोट हासिल किया। उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें भी हुआ करती थी, लिहाजा 489 स्थानों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुआ। 1960 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1 सीटों वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सीटें और एक क्षेत्र में 3 सीटें थी। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नामांकित हुए थे। उस जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टार प्रचारक हुआ करते थे। नेहरू के भाषण दूसरे देशों के नेता भी बड़े ध्यान से सुनते थे। चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्टार प्रचारक हुआ करते थे। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत 40,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए करीब 3.5 करोड़ लोगों को संबोधित किया था। यह तब असाधारण कार्य था। हालांकि विपक्षी पार्टियों के लिए काम करने के अवसर थे, उनके पास तेजस्वी नेता भी थे, लेकिन उनके पास संगठन, संसाधन और कार्यकर्ता ऐसे नहीं थे कि वे इतना व्यापक अभियान चला पाते। उस समय मीडिया का भी इतना विस्तार नहीं हुआ था कि उनके माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाया जा सके। तब भी अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों में कांग्रेस से इतर पार्टियां आजाद हिंदुस्तान के पुनर्निर्माण, जीवन यापन, आम नागरिकों के अधिकार, राजनीतिक पार्टियों के ढांचे, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति आदि मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई। इसी का परिणाम था कि करीब 31% वोट इन पार्टियों को मिले। हर दल की अलग मतपेटी। आज इस बात की कल्पना करना कठिन है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए पहला आम चुनाव संपन्न कराना कितना बड़ा कार्य था। घर घर जाकर मतदाताओं का निबंधन करना ही अपने आप में इतिहास बनाना था। बहुमत मतदाता की निरक्षरता का ध्यान रखते हुए पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई थी, किंतु तब मतपत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर पार्टी के लिए अलग मतपेटी थी जिन पर उनके चुनाव चिन्ह अंकित कर दिए गए थे। इसके लिए लोहे की 2,12,00,000 मतपेटियां बनाई गई थी और करीब 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। आजाद हिंदुस्तान के पहले चुनाव आयुक्त।
हिंदुस्तान आजाद होने के बाद उस समय सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए थे। मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों का निर्धारण एवं साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम उन्होंने बखूबी किया। वे सरकारी खजाने के पैसे की कितनी चिंता करते थे, इसका उदाहरण था मतपेटियों को सुरक्षित रखना। उन्होंने जितना संभव हुआ मतपेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की और 1957 के दूसरे आम चुनाव में इस कारण करीब 4.5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के बचाए। भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी, जो अब भारत के पहले वोटर घोषित हो चुके हैं, ने अपना पहला मतपत्र को टीन के डिब्बे में डाला था। नेगी ने जब पहला वोट डाला था उस समय मतपेटियों की व्यवस्था नहीं थी। टीन के डिब्बों में पार्टियों को चुनाव चिन्ह की फोटोकॉपी चिपकाई गई थी। उस समय 85% जनता अनपढ़ थी, उन्हें मतदान प्रक्रिया समझाना बेहद मुश्किल होता था। चुनाव चिन्ह भी ग्रामीण परिवेश के हिसाब से लोगों की समझ में आने वाले दिए गए थे, जैसे कि बैलों की जोड़ी, दीपक, मिट्टी का लैंप आदि। मतपेटियों और मतपत्रों को संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाना भी उस समय एक जोखिम और चुनौतीपूर्ण कार्य था। आवागमन के साधन भी आज की तरह विकसित नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में पहाड़ों, जंगलों, मैदानी इलाकों में नदी नालों को पार करते हुए, पगडंडियों से गुजरते हुए नियत स्थान तक पहुंचाने के लिए चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, इसकी आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती है। इस सबके दौरान कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई और कुछ लूट के शिकार भी हुए। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्थानीय लोगों को यह कहकर तैयार किया गया था कि आप इस मतदान सामग्री को नियत स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें, बदले में आपको एक कंबल तथा बंदूक का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाए गए थे। आपको यह भी बताना जरूरी है कि आज़ादी से पहले ही बन गई थी अंतरिम सरकार। साल 1946 में भारत को आज़ाद करने का फैसला लिया गया, लेकिन पूरी तरह से देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था। हालांकि भारत के आज़ाद होने से पहले 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई थी। इस अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, आसिफ अली, सरदार शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, जगजीवन राम, अली जाहिर और C.H. भाभा शामिल थे। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन किसी भी देश को चलाने के लिए एक सरकार की जरूरत होती है जो देश हित और जनता के हित में फैसले ले सके। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा था? आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। देश में हुए पहले आम चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत मिलने के बाद केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके कैबिनेट में नेताओं को शामिल किया गया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, C.H. भाभा, रफी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृत कौर, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, R.K. शनमुखम चेट्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, N.V. गाडगिल आदि शामिल थे। देश की आज़ादी के बाद 1952 में पहला चुनाव सादे कागज में हुआ था। वक्त के साथ मतदान प्रक्रिया और चुनाव प्रचार में भी लगातार बदलाव होता चला गया। उस दौरान संसाधन सीमित थे, मगर इसके बाद संसाधन बढ़ते गए, जिसके चलते बदलते वक्त के साथ मतदान प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब तक 4 बार मतदान प्रक्रिया बदल चुकी है। आज चुनाव प्रचार बैलगाड़ी से डिजिटल तक आ गया है। सादे कागज से भाग्य का फैसला हुआ था। 1952 में पहला चुनाव हुआ था। उस दौरान 1 या 2 प्रत्याशी हुआ करते थे। इनके समर्थकों को प्रत्याशियों के रंग का डिब्बा बता दिया जाता था। इन डिब्बों में प्रत्याशी के समर्थक कोरे कागज डालते थे। मतदान होने के बाद कोरे कागजों की गिनती होती थी। गिनती के बाद जीत घोषित कर दी जाती थी। 1957 में दर्ज हुए प्रत्याशियों के नाम। देश का दूसरा विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ। इस चुनाव में लकड़ी के डिब्बों पर प्रत्याशियों का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा जाने लगा। प्रत्याशियों के नाम और चिन्ह अंकित वाले डिब्बों में कोरे कागज डालकर ही तकदीर का फैसला मतदाता करते थे, जो ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 1962 में उसको भी बदल दिया गया। 1962 के चुनाव में बैलेट पेपर। मतदान प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव देश के तीसरे विधानसभा चुनाव में हुआ था। 1962 में निर्वाचन आयोग पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुका था। मतदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। इस चुनाव में प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह वाले बैलेट पेपर दिए जाने लगे। इस पर मुहर लगाने की शुरुआत हुई। ये प्रक्रिया 40 वर्ष तक चली। पहले 15 दिन चलती थी मतगणना। 1952 के चुनाव में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना होती थी। इसमें 15 दिन लगते थे।
1962 के चुनाव के बाद मतगणना 24 घंटे होने लगी। इसमें भी 2 से 5 दिन लगते थे, मगर आजकल अब 4 से 5 घंटे में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ही नहीं बल्कि सरकार बनाने की तस्वीर भी साफ हो जाती है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया आज बिल्कुल पूरी तरह से आधुनिक हो चुकी है। इस तरह समय के साथ हमारे देश ने प्रगति की, फिर हाईटेक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 2002 में अस्तित्व में आई ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम 1999 के चुनावों से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कार्यान्वयन के लिए भारतीय जनरल और राज्य चुनावों में इस्तेमाल हो रही है। ईवीएम ने भारत में स्थानीय, राज्य और सामान्य संसदीय चुनावों में पेपर मतपत्रों का स्थान लिया है। 1999 में गोवा की विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। 2003 में सभी उपचुनाव और राज्य के चुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए थे। इस चुनाव आयोग ने लोकसभा के लिए केवल ईवीएम का उपयोग करने का फैसला किया। गुजरात समेत देश के छोटे छोटे प्रदेशों में 2002 के चुनाव में ईवीएम से वोटिंग प्रक्रिया शुरू कराई गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में हाईटेक वोटिंग प्रक्रिया को अपनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सहारा लिया गया। इस ईवीएम से वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कराया गया। इससे अभी भी चुनाव हो रहा है। अब ऑनलाइन वोटिंग की तैयारी में चुनाव आयोग जुटा है। आपको यह भी बता दें कि अब ऑनलाइन वोटिंग की तैयारी में चुनाव आयोग जुटा है। अब देश में कोरे कागज से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया अब तक के कई रूप बदल चुकी है। अब इसको ऑनलाइन मतदान कराने की तैयारी चल रही है। मतदाताओं की यूनिक आइडेंटिटी कार्ड UID नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस पर दर्ज नंबरों से मतदाता अपनी लॉगिन ID खोलकर घर बैठे मतदान कर सकेंगे। हालांकि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठकर पेपर बैलेट से मतदान कराने के लिए छूट दी गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि जिस चुनावी ढांचे के जरिए संसदीय लोकतंत्र का जो लंबा सफर हमने अभी तक तय किया है, उसके लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही नहीं बल्कि स्वाधीनता के बाद भी लाखों लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान के दिन आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। हमारे चैनल से जुड़े रहने और वीडियो देखने के लिए देवी सज्जनों और आप सभी सहयोगों का दिल से धन्यवाद।